Hello friends, welcome back to the channel and before starting the video आज 26 जनवरी है और सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल। और सेकंड बात ये है कि यूपीएससी का फॉर्म ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। तो जिन लोगों को भी दिल्ली सेंटर चाहिए हो वो जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर देना, क्योंकि दिल्ली सेंटर बहुत ही जल्दी भर जाता है, ठीक है। और अगर आप नहीं भर पाएंगे तो फिर आपको गाजियाबाद या एटसेट्रा ये सारे सेंटर्स मिलेंगे। तो टू अवॉइड एनी प्रॉब्लम आप इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी भर दो, ठीक है। तो लेट्स कंटिन्यू विद आवर डिस्कशन। तो आज का टॉपिक है सिटीजन चार्टर टुवर्ड्स इंक्लूसिव गवर्नेंस। हम बात करेंगे सिटीजन चार्टर की, वो इंक्लूसिव गवर्नेंस के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये आता है अपने GS4 में, ठीक है। और कई बार ये GS2 में भी पूछ लिया जाता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। तो हम एक्सप्लोर करेंगे प्रोमिसेस एंड चैलेंजेस टू सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए, ठीक है। ये सारी चीजें लाई ही इसीलिए जाती हैं ताकि पब्लिक सर्विस डिलीवरी को आसान बनाया जा सके, लोगों की रीच तक ले जाया जा सके, ठीक है। और गवर्नेंस को इंक्लूसिव बनाया जा सके, मतलब लोगों के हित में हो और लोगों को ध्यान में रखकर हो, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैंने चैनल पे पोस्ट किया था, इस क्वेश्चन को एक बार मैं पढ़ देता हूँ। सिटीजन चार्टर सीक्स टू कंटिन्यूअसली इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विसेज for the people so as to respond to their needs and wishes. In the light of this statement, discuss the foundational features of Citizen Charter and what do citizens expect out of it. नागरिक घोषणा पत्र का उद्देश्य जनता की जरूरतों और इच्छाओं के अनुसार सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता में निरंतर सुधार करना है। इस कथन के संदर्भ में नागरिक घोषणा पत्र की मौलिक विशेषताओं पर चर्चा करना है और नागरिक इससे क्या अपेक्षा रखते हैं। तो आपने एक कीवर्ड देखा, जनता की जरूरत और इच्छाओं के बीच में बैलेंस है। ये चीज, जरूरत क्या है, मतलब हमें किस चीज की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल हमें सड़क की जरूरत है, तो ये हमारी हो गई नीड। अब इच्छा क्या है कि सड़क तो होनी चाहिए बट 6 लेन की होनी चाहिए, तो ये हो गई हमारी इच्छा। तो ऐसा कुछ हमें बनाना है कि नागरिक की इच्छा और उसकी जरूरतों के बीच में बैलेंस बनाया जा सके, और इसके लिए हम सिटीजन चार्टर को लेके आए थे ताकि लोगों को टाइम बाउंड मैनर में सुविधाएं मिल सके, और कैसे उन सुविधाओं को प्रदान करना है इसके बारे में एक डिटेल डॉक्यूमेंट हो, राइट। अब आप देखिए, ये मैंने कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड करे हैं, ये यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप इनको अपनी स्क्रीन को पॉज करके, ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। दीज आर यूपीएससी PYQ ऑन सिटीजन चार्टर। अब अपन डिफाइन करते हैं कि सिटीजन चार्टर सबसे पहले होता क्या है, ठीक है। और ये डेफिनेशन जो मैंने इंक्लूड करी, ये 4 फैक्टर्स, ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के अनुसार है, ठीक है। तो इनमें 4 चीजें होती हैं। पहला तो सिटीजन के एंटाइटलमेंट, कि वो किन सर्विसेज के लिए एंटाइटल्ड है, ठीक है। अगला क्या है, सर्विस स्टैंडर्ड, की सर्विस के स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, कि कैसी सर्विसेज दी जाएंगी उसके बारे में बताया जाता है। फिर कंडीशंस, कि कौन कौन पात्र होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसी होंगी, आपको अप्लाई कैसे करना है, और ये सारी डिटेल्स आती हैं कंडीशंस में। फिर आती है रेमेडीज। रेमेडीज सबसे आखिरी जो ऑप्शन होता है किसी भी चीज का, कि अगर सर्विसेज के लिए आपको बोला गया है कि 15 दिन के अंदर आपको सर्विसेज डिलीवर कर दी जाएंगी, और अगर वो नहीं होती हैं तो आपको किसे कांटेक्ट करना, टू होम टू कांटेक्ट, ठीक है। आप किसको कांटेक्ट करेंगे, और अगर आपने अपनी कंप्लेन को डाला है तो उस कंप्लेन को रिजॉल्व करने के लिए पहला अधिकारी कौन होगा, दूसरा अधिकारी कौन होगा, ये सारी चीजें उसमें डिफाइंड होती हैं। तो जब भी आपको डिफाइन करना है पब्लिक सिटीजन चार्टर को, तो ये 4 फैक्टर्स हैं, इसमें आप डिफाइन करेंगे, राइट। अब अडॉप्ट किया कब हमने, इंडिया ने 1997 में, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। बट उसका जो पोटेंशियल है ना, वो अभी अनरियलाइज्ड है, ठीक है। किस चीज के लिए था, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए। बट क्यों पोटेंशियल अनरियलाइज्ड है, हम आगे की स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे, और आगे की स्लाइड्स में जैसे वीडियो खत्म होगा आप वो सारे तीनों क्वेश्चंस को आंसर करने की स्थिति में आ जाएंगे, राइट। अब देखते हैं कि 1991 में जो यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर थे, जॉन मेजर, ठीक है, उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था कहाँ पे, यूके में, 1991 में। फिर आगे चलते हैं तो लॉन्च्ड इन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रांस एटसेट्रा में 1991 से लेके 97 की दशक तक इन तीनों जगह पे ये इंट्रोड्यूस हो गए। 97 में इंडिया में लॉन्च हो गए, जैसे कि हमने पहले देखा था स्लाइड्स में। ये मैंने कुछ इंटरनेशनल लेवल पे डाल रखा है कि कहाँ कहाँ पे
किस समय ये चीज़ इंट्रोड्यूस हुई, कि ऑस्ट्रेलिया में कब हुई, कनाडा में कब हुई, फ्रांस में कब हुई, इंडिया में कब हुई, जमैका में कब हुई, मलेशिया में कब हुई, पोर्चुगल और स्पेन में, राइट? अब वैल्यूज़ कौन-कौन सी होती हैं? चूँकि हम एथिक्स के लिए डिस्कस कर रहे हैं, तो एथिक्स में हमेशा हमें टर्म्स पे लिखना होता है आंसर को, है ना? सेंट्रल आइडिया हम लिखते हैं कि इन किन वैल्यूज़ पे ये पर्टिकुलर चीज़ बेस्ड है। तो ये बेस्ड है पहला तो ट्रांसपेरेंसी की वैल्यू में, कि आप अगर कोई सर्विसेज़ दे रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप आधार कार्ड बना रहे हो, राइट? तो आप आधार कार्ड कैसे बनाओगे? क्या आपके प्रोसीजर्स होंगे? आप मुझसे क्या डॉक्यूमेंट्स माँगोगे? ये सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। बैकडोर एंट्री जैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए सर्विस के स्टैंडर्ड्स, कि अगर जैसे मान लो एक सर्विस है फॉर एग्ज़ाम्पल चाय। चाय एक सर्विस है कि मुझे चाय देना है। तो चाय का स्टैंडर्ड क्या होगा? कि उसमें अदरक कितना होगा? उसमें चीनी कितनी होगी? उसमें पत्ती कितनी होगी? ठीक है? और उसकी क्वालिटी कैसी होगी? ये उसके स्टैंडर्ड कहलाती है। ये मैंने आपको लेमैन एग्ज़ाम्पल में समझाया है, ठीक है? क्योंकि हम इसको कॉमनली यूज़ करते हैं अपने घरों में। अब पासपोर्ट सेवा केंद्र देखो, जो एक प्रोजेक्ट आया है इंडिया में, ठीक है? जिसमें कि पीपीपी मोड लेके आए हैं ना, कि इसमें प्राइवेट प्लेयर्स को भी इंक्लूड किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल टीसीएस को इंक्लूड किया है इसमें पासपोर्ट सेवा केंद्र के प्रोजेक्ट में। तो कितनी सिंपल हो गई हैं सर्विसेज़। ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में, हर मेजर सेंटर्स में इसके ऑफिसेज़ खुल गए हैं और प्रोसेस बहुत आसान हो गई, जो कि पहले काफ़ी कठिन थी, है ना? अब अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करना, अकाउंटेबिलिटी जो हमने लास्ट का पढ़ा था ना, ग्रीवियंस रिड्रेसल, की अगर आपकी सर्विसेज नहीं कंप्लीट हुई हैं, तो फिर आपको किससे बात करनी है? तो ये अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना कि भाई कौन सर्विस डिलीवर करने वाला था और क्यों जनता तक सर्विस नहीं पहुंची, ये बताना। फिर आइडेंटिफाई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि किस ऑफिसर की किस लेवल पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, कि पहले आपकी शिकायत कहाँ जाएगी, फिर कहाँ ट्रांसफ़र होगी, फिर कहाँ ट्रांसफ़र होगी। तो ये लेवल्स होते हैं कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दीज़ आर 4 वैल्यूज़ ऑफ सिटीज़न चार्टर, यू कैन राइट इट, राइट? इसके बाद एनहांसिंग सिटीजन एम्पावरमेंट, सिटीजन चार्टर का रोल क्या है, कि हम एम्पावर ही तो कर रहे हैं ना लोगों को, राइट? कि हम लोगों के हाथ में एक पावर दे रहे हैं कि वो लोग जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों से और अफसरों से बात कर सके, उनसे क्वेश्चन पूछ सके कि देखिए आपने हमें ये रिटर्न में डॉक्यूमेंट दिया था, इसमें इन सर्विसेज के बारे में लिखा हुआ है, पर ये सर्विस अभी तक डिलीवर नहीं हुई। क्यों डिलीवर नहीं हुई? क्वेश्चन पूछने का अधिकार है ना जनता को, ठीक है? अल्टीमेटली जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है हमारा लोकतंत्र, है ना? जिसको हम आज सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, राइट? तो एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इंश्योर करती गवर्नमेंट है कि जब अब आउटपुट, एफिशिएंसी क्या होती है? सीधी बात, आउटपुट टू इनपुट, कि हम कितना इनपुट दे रहे हैं और कितना उसमें आउटपुट निकल रहा है, ये एफिशिएंसी कहलाती है। तो अगर हम 10 रुपए का अगर हम आउटपुट दे रही है गवर्नमेंट, तो 12 रुपए का अगर आउटपुट आ रहा है 10 रुपए का इनपुट देने पे, तो एफिशिएंट है। लेकिन अगर हम लगा 12 रुपए रहे हैं और निकल 10 रुपए रहा है, तो वो तो इनएफिशिएंट हुआ ना। तो ये चीज़ है। फिर टाइमली डिलीवरी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक वीडियो में आपको एग्ज़ाम्पल देके बताया था ना, कि मध्य प्रदेश में एक एक्ट है, मध्य प्रदेश लोक सेवाओं की गारंटी एक्ट, जिसमें वो नियम लिख के देता है कि मैं इतने दिन के अंदर आपको ये सेवा प्रदान करूँगा, और वो उस उतने दिन से पहले ही प्रदान हो जाती, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, नो? फिर एग्ज़ाम्पल एनएचएस इन यूनाइटेड किंगडम इंश्योर क्या करता है? प्रेडिक्टेबल हेल्थ केयर सर्विसेज़ को इंश्योर करता है, राइट? फिर उसके बाद क्या करता है? एम्पावरमेंट, जो कि ऑलरेडी अगर आपके पास पावर्स होंगे, आपको पता होगा कि आपके पास क्या आपके क्या अधिकार हैं और आपको किन चीज़ों को के लिए एंटाइटल किया गया है, तो आप क्वेश्चन पूछ पाओगे, तभी तो आप एम्पावर्ड कहलाओगे। एजुकेट कर पाएगा, ठीक है? ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, राइट? अब ये देखिए कि सिग्निफिकेंस क्या होता है सिटीजन चार्टर का, ठीक है? तो सिटीजन चार्टर का सिग्निफिकेंस क्या होता है, कि रिस्पॉन्सिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है? फिर सिटीजन सेंट्रिक हो जाता है, लोगों की बात सुनी जाती है और लोगों से सुनी जाती है, ठीक है? टैक्स पेयर की मनी को बचाने का काम करता है, क्योंकि एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा होता है, ठीक है? फेंका-फाकी नहीं हो रही होती रिसोर्सेज़ की। गवर्नेंस एफिशिएंट हो रही होती है, जब लोग खुद पार्टिसिपेट करते हैं तो एफिशिएंट होती है, ठीक है? पब्लिक ऑफिसेस ढंग से काम करना चालू कर देते हैं, करप्शन जैसी चीज़ें कम देखने को मिलती हैं, जब सारी चीज़ें रिटन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती हैं तो, ठीक है? एक-एक ऑफिसर्स की अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर की जाती है, कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उस तक पहुँचा जाता है अगर काम ढंग से नहीं होता तो। टाइम बाउंड मैनर में सर्विस डिलीवरी होगी, तो चीज़ें और इकोनॉमी आसानी से बढ़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी प्रोजेक्ट को अगर 10 दिन में क्लियरेंस मिलना था और वो प्रोजेक्ट लग जाता, और अगर उस प्रोजेक्ट को डिले करके 1 साल लगा दिया जाए, तो सिर्फ़ उस वो व्यक्ति सफ़र नहीं करता ना,
है ना? उसके साथ-साथ सफ़र करती है पूरी इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें सफ़र करती हैं, ठीक है? फिर करप्शन एलिमिनेट हो जाता है, जब बहुत ज़्यादा डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती तो, राइट? इसके बाद आप देखिए कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं सिटीजन चार्टर के। इसको आप लिख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल्स ऑफ सिटीजन चार्टर की। सेट स्टैंडर्ड्स ऑफ द सर्विस, आप स्टैंडर्ड्स सेट करो, कैसी सर्विसेज़ देंगे हम। फिर सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो उस सर्विस से रिलेटेड। 0 से लेके 1 तक आपको पूरा डिस्कस करना है उस सर्विस के बारे में, राइट? फिर पार्टिसिपेशन इंश्योर करो आप लोगों का कि लोग भी इसमें आगे आके बताएँ और फीडबैक मैकेनिज़्म दें कि सर्विस ये थी, अब इसमें ये फ्लॉ है, अब आप इसको इम्प्रूव करो। फिर एक्सेस एंड प्रमोशन ऑफ चॉइस। चॉइस को आप प्रमोट करो, लोगों से पूछो कि आपकी चॉइस क्या है। फॉर एग्जांपल 2 जगहों की चीज़ें एक जैसी नहीं हो सकती ना। अगर मान लो आपको प्लेटू रीजन में अगर कोई काम करना है, ठीक है? और एक प्लेन में अगर आपको कोई काम करना है, प्लेन और प्लेटू आपको ज्योग्राफी में पता ही होगा। तो दोनों जगह की नीड्स अलग-अलग है ना। अब जब नीड्स अलग-अलग हैं तो उनके लिए अप्रोचेस भी अलग-अलग होंगी। तो वन स्टॉप सॉल्यूशन तो हो नहीं सकता ना कोई चीज़ का, ठीक है? फिर ट्रीट ऑल फेयरली, मतलब आप सारे लोगों को एक जैसा ट्रीट करो। ऐसा नहीं करो कि आप कोई एक जगह लाइन लगी हुई ऑफ़िस में किसी काम को करवाने के लिए, बट कोई ख़ास आ गया, तो आपने उसको लाइन ब्रेक करा के बोला, "नहीं, पहले तो मैं तुम्हारा काम कर देता हूँ, बाकी सबका होता रहेगा।" दैट इज़ नॉट गुड ना, दैट इज़ नॉट फेयर, दैट इज़ नॉट इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड ना। फिर पुट थिंग्स राइट व्हेन दे गो रॉन्ग। अगर कोई चीज़ गलत हो जाए, तो उसको छुपाओ मत। ये बताओ कि हाँ, ये हमारा फ्लॉ था और ये हमसे गलती हुई एंड वी विल करेक्ट इट इन फ्यूचर, राइट? ये भी ट्रांसपेरेंसी का ही मैकेनिज़्म है कि हम ट्रांसपेरेंट हैं। फिर रिसोर्सेज़ को इफेक्टिवली यूज़ करो। ऐसा नहीं कि रिसोर्सेज़ पड़े हैं तो हम यूज़ नहीं करेंगे, पेपर वर्क के कारण रिसोर्सेज़ को पड़े रहने देंगे और उनमें जंग लग जाने देंगे, राइट? इनोवेट और इम्प्रूव करो, ऐसी नई-नई चीज़ें लेके आओ और नए-नए आइडियाज़ लेके आओ जिससे चीज़ें इम्प्रूव हो, पुराने ढर्रों से काम ना हो, है ना? वर्क विथ अदर प्रोवाइडर्स, उसी फील्ड में जो बाकी लोग हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनके साथ आपको रुक के काम करने की ज़रूरत है ना? तो ये कुछ प्रिंसिपल्स थे। अब कुछ केस स्टडीज़ हैं, जिनमें ये चैलेंजेस समझ में आए कि सिटीज़न चार्टर होने के बाद भी ये ढंग से काम क्यों नहीं कर पाया। तो ये एक केस स्टडी है बांग्लादेश यूनियन परिषद की। इसको आप एग्ज़ाम्पल्स में या केस स्टडी वाले एक छोटा-सा पॉइंट बना के अपने आंसर में डाल सकते हो, ये वैल्यू एनरिच करेगा, ठीक है? कि ये बोलता है कि मिनिमल इफ़ेक्ट रहा सर्विस डिलीवरी पे, ठीक है? क्यों रहा? क्योंकि इनएक्युरेट पॉलिसी कैंपेन थे, ठीक है? और लो सिटीज़न की अवेयरनेस थी कि लोगों को पता ही नहीं था कि होता क्या है। उनको पता ही नहीं था कि हमारे पास ऐसे लॉज़ भी हैं। उनको पता ही नहीं था कि गवर्नमेंट ने ऐसे डॉक्यूमेंट भी बना रखे हैं, जिनमें बताते ही गवर्नमेंट कि अच्छा सर्विस हम ऐसी-ऐसी देंगे। वाह! फिर नेपाल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसेस का भी केस स्टडी है कि इफेक्टिवनेस वाज लिमिटेड ड्यू टू चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन एंड लैक ऑफ अवेयरनेस। ज़्यादातर केसेस में यही है, लैक ऑफ अवेयरनेस, कि हमें पता ही नहीं है कि ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट भी कर रही हैं, है ना? तो अब देखते हैं कि ऑब्स्टेकल्स कौन-कौन से हैं। तो ये कुछ ऑब्स्टेकल्स है कि साइलोज़ ऑपरेशन, कि 2 डिपार्टमेंट हैं, अब कोई सर्विस प्रोवाइड करनी है जिसमें 2 डिपार्टमेंट का काम इक्वली होने वाला है। लेकिन ये दोनों इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, साइलोज़ में काम कर रहे हैं, ये दोनों मिलके काम नहीं करना चाह रहे। तो उससे तो कॉम्प्लेक्स ही होंगी ना चीज़ें, कॉम्प्लेक्स ही होंगी। जिसको बोलते हैं ना भोला राम का जीव, कि एक फ़ाइल से दूसरी फ़ाइल जगह जा रही है, लेकिन दोनों कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे। अगर कोऑर्डिनेट करें तो फ़ाइल आसानी से क्लियर हो जाए, राइट? लैक ऑफ इफेक्टिव पार्टिसिपेटिव मैकेनिज्म ड्यूरिंग फॉर्मुलेशन। अब मान लो मैं सिटीज़न चार्टर बना रहा हूँ। सिटीज़न चार्टर क्या होता है? डॉक्यूमेंट ही होता है ना, रिटन डॉक्यूमेंट। कि मैं ये सर्विस दूँगा, इतने टाइम में दूँगा, इतने टाइम में दूँगा। लेकिन जब फ़ॉर्मूलेट हम कर रहे हैं ना, तो हमारी अप्रोच पता क्या है? हमारी अप्रोच टॉप डाउन अप्रोच है, कि हम टॉप से बना रहे हैं और डाउन पे हम फेंक रहे हैं। लेकिन हम नीचे वालों से पूछ ही नहीं रहे हैं ग्रास रूट्स पे कि इनकी नीड क्या है, तो वो कैसे सही होगा? तो जब फ़ॉर्मूलेट आप कर रहे हो ना, तो आप लोगों से पूछो कि आपकी क्या नीड्स हैं, ठीक है? अब जैसे इसमें लिखा ना इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्राउंड लेवल स्टाफ एंड एंड यूज़र्स। एंड यूज़र्स कौन है? हम ही तो है ना एंड यूज़र्स। फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़ोन बना। अब फ़ोन में बहुत बढ़िया फ़ीचर्स है, लेकिन फ़ोन, यार हमें पता होगा ना कि हम जब वर्क कर रहे हैं उसको, तो उसमें लैगिंग हो रही है या नहीं हो रही है, गेमिंग करने के दौरान क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, हीटिंग इश्यूज़ हैं कि नहीं है। तो अगर वो फीडबैक नहीं लेंगे तो वो इम्प्रूव ही नहीं होगा, इम्प्रूव ही नहीं होगा तो वो बेकार रहा आएगा, ठीक है? फिर यूनिफ़ॉर्म अप्रोच बना के रखिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे जम्मू कश्मीर या हिमाचल, जो कि हिली एरियाज़ हैं, वहाँ पे अगर मुझे कोई सर्विस प्रोवाइड करनी है और कोई ऐसी जगह है जो प्लेन में है कोई एरिया, फॉर एग्जांपल इलाहाबाद, ठीक है? तो दोनों का हमने सेम ही मैकेनिज्म बना के रखा। अरे भाई,
हिली एरियाज़ की प्रॉब्लम अलग होंगी, प्लेन एरियाज़ की प्रॉब्लम अलग होंगी। तो अगर आप दोनों चीज़ों को मिक्स करोगे, तो वो चीज़ें सही होंगी नहीं, आपका चार्टर ड्राफ्ट होगा ही नहीं ढंग से, राइट? उसी को नेक्स्ट में हमने ये क्या बोल दिया कि इसी को बोलते हैं वन साइज़ फिट्स ऑल अप्रोच, कि एक बना दिया, अब ये तो सब में फिट हो जाएगा जी। अरे कैसे हो जाएगा? ठीक है? ओवरलुक्स लोकल लैंग्वेज एंड रीजनल नीड्स, वही जो आ गया कि अब मान लो कोई व्यक्ति, फॉर एग्जांपल इफ समवन इज फ्रॉम तमिलनाडु और उससे हिंदी नहीं आती या इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश भी नहीं आती और हिंदी भी नहीं आती, और आपने इन्हीं दोनों में उसको ड्राफ्ट करके रखा है। अरे भाई, तो वो पढ़ेगा कैसे? और पढ़ेगा नहीं तो उसके पता ही नहीं होंगे कि उसको अधिकार क्या है, और जब अधिकार ही नहीं पता होंगे तो वो पार्टिसिपेट कैसे करेगा? तो कहा जाता है कि आप लोकल लैंग्वेज में ड्राफ्ट करो, ऐसी लैंग्वेज में जिसको लोग समझें। और जब आप अपन कोई चीज़ बनाते हैं ना, जब अपन कोई चीज़ ड्राफ्ट करते हैं, तो वर्ड का सिलेक्शन कैसा होना चाहिए? वर्ड का सिलेक्शन हमारे लिए नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली हम अपील तो ऑडियंस को कर रहे हैं ना, अपील तो ऑडियंस को कर रहे हैं। तो हमारी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि लोग उस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। अगर लोग उसको नहीं समझ पा रहे हैं, उस लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे, तो कोई मतलब नहीं है ना? अगर मान लो उड़िया में मुझे ड्राफ्ट करना है, और मैंने ड्राफ्ट कर दिया किसमें? तेलुगु में, और मैं किसी उड़िया बंदे को अगर मैं वो ड्राफ्ट दूँगा, तो वो समझ पाएगा क्या? नहीं समझ पाएगा ना। तो वो फिर वो पार्टिसिपेट कैसे करेगा? तो हमें लोगों की नीड और लोगों की लैंग्वेज पे काम करने की ज़रूरत है। उनके साथ उनकी लैंग्वेज को समझ के उनके लिए ड्राफ्ट करने के लिए ज़रूरत है ना? अब एड्रेसिंग द चैलेंजेस, हम चैलेंजेस को एड्रेस कैसे करेंगे, राइट? पहली बात तो आप देख रहे हो, लीगल बैकिंग ही नहीं है। सिटीजन चार्टर का कहीं पे मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में? कोई लीगल बैकिंग है? कोई लीगल बैकिंग नहीं है। अगर कोई स्टेट अपने लॉज बना दे तो बना दे, कोई पर्टिकुलर सर्विस के लिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा है कि हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे? ये भी तो एक प्रोविजन होना चाहिए ना, कि टाइम बाउंड डिलीवरी का होनी चाहिए सर्विसेज को, तभी तो हम वेलफेयर स्टेट कहलाएंगे। अल्टीमेटली वी आर व्हाट? वी आर वेलफेयर स्टेट, है ना? फिर चार्टर्स आरंट इन्फोर्सेबल, रिड्यूसिंग इम्पैक्ट। जब इन्फोर्सेबल ही नहीं होगा तो क्या? जब इन्फोर्सेबल नहीं है तो मनमर्जी चलेगी, करा करा, नहीं करा नहीं करा, राइट? फिर आउटडेटेड चार्टर्स। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक चार्टर बनाया था 1982 में। तब क्या था? तब फोन्स थे, मोबाइल्स थे नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक चीजें थी नहीं था, इंटरनेट था उतना ज्यादा नहीं था, कुछ खास नहीं था, राइट? अब सारी चीजें डिजिटल हो रखी हैं। तो अगर मैं उसी पुराने चार्टर को अगर आज अप्लाई करूंगा तो वो एप्लीकेबल है क्या? नहीं है ना। तो उन चार्टर्स को भी अपडेट करने की ज़रूरत है, वरना तो आउटडेट हो जाएगी। कोई भी चीज़ जिसमें चेंज नहीं हो, वो एक ना एक दिन ऑब्सोलीट हो ही जाती है। वो बोलते हैं ना कि बहता हुआ पानी और रुके हुए पानी में अंतर होता है। बहता हुआ पानी कभी खराब नहीं होता, और रुका हुआ पानी खराब हो जाता है, क्योंकि वो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है? फिर रेयरली अपडेटेड टू रिफ्लेक्ट चेंजिंग नीड्स, कि नीड क्या है उसके हिसाब से तुम चेंज ही नहीं कर रहे हो, ठीक है? अब रीडिफाइनिंग द अप्रोच, अप्रोच को रीडिफाइन करने की ज़रूरत है, ठीक है? पुअर डिजाइन एंड अवेयरनेस, अवेयरनेस पे काम करने की जरूरत है, लोगों को बताने की जरूरत है कि ये चार्ट है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? जो आपने देखा होगा कि कचरा गाड़ियां आ रही हैं आजकल, ठीक है? जगहों जगहों पे जो कचरा लेके जाती हैं, और उनमें गाने वाने चल रहे हैं, उसकी जगह पे अपन क्या कर सकते हैं? उसकी जगह पे अपन अनाउंसमेंट कर सकते हैं कि ऐसी ऐसी चीज हो रही है आपके यहाँ पे, ऐसा ऐसा चार्टर बना है, आप चाहे तो नगर निगम में जाके या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, ठीक है? डिजाइन को इम्प्रूव करने की जरूरत है। अनमेजरेबल इन स्टैंडर्ड्स, कि आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो ना, मान लो आपने कोई सर्विस के लिए ड्राफ्ट किया, लेकिन आपको ना एक स्टैंडर्ड भी बनाना पड़ेगा कि आप उसको मेजर कैसे करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई दूध को तौलते हो तो आप लीटर में तौलते हो ना, तो उसी प्रकार कोई मेजरेबल स्टैंडर्ड होना चाहिए कि किस सर्विस को हम कैसे तौलेंगे। तब तो आप पता लगा पाओगे कि ढंग से काम कर रही है कि नहीं, ठीक है? फिर बेंचमार्क्स में वेगनेस है तो हिंडर कर देती है परफॉर्मेंस को। फिर इनएडिक्वेट और इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, जो कि एग्जांपल में बता भी रहा है कि ओनली 30% ऑफ द सिटीजंस आर अवेयर ऑफ द सर्विस स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। मतलब हर 100 में से सिर्फ 30 लोगन को ही पता है कि हमारे पास क्या अधिकार है और हमें कौन कौन सी सर्विसेज टाइम बाउंड मैनर में डिलीवर कराई जा रही है, राइट? अ पाथ फॉरवर्ड। तो फिर इसका आगे का रास्ता क्या है? डिफाइन करने की ज़रूरत है स्टैंडर्ड्स और रेमेडीज़ को,
कि स्टैंडर्ड्स कैसे होंगे और रेमेडीज क्या होंगी। ठीक है, स्पेसिफाई करने की जरूरत है सर्विस स्टैंडर्ड्स, टाइमलाइन कितने दिन में दे दोगे, और अगर नहीं सर्विस देते हो तो फिर कंपनसेशन क्या दोगे, कंप्लाइंस नहीं होगी तो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म क्या होगा। एक अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए जो कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, इंडिपेंडेंट। और वो क्या करेगा, वो मॉनिटरिंग का काम करेगा, फिर इवेलुएशन का काम करेगा बाय इंडिपेंडेंट एजेंसी। अगर वही एजेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कर रही है और वही मैकेनिज्म मॉनिटरिंग भी कर रही, तो उससे क्या होगा, उसमें तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा ना। अगला क्या बोला है कि एडॉप्ट सेवोत्तम मॉडल, अपन सेवोत्तम मॉडल को आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेवोत्तम मॉडल क्या होती है, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है सर्विस डेफिनेशन की और इंप्रूवमेंट की। केस स्टडी क्या है, जन सेवा केंद्र इन इलाहाबाद। ठीक है, स्टैंडर्डाइज्ड सिटीजन चार्टर फॉर 75 सर्विसेज के लिए। और ये फोकस किस पे करता है, ट्रांसपेरेंसी, अवेयरनेस, ग्रीवियंस रेड्रेसल एटसेट्रा। राइट। अब आगे की स्लाइड्स में अपन सेवोत्तम मॉडल को भी डिस्कस करेंगे, वो कई बार आ जाता है, और अगर नहीं भी आता तो अपने आंसर्स में आप कोट करना कि ये सेवोत्तम मॉडल है जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने बताया था। और इस टाइप से अगर आप सर्विस के स्टैंडर्ड को अगर डिफाइन करते हो तो इट विल बी गुड फॉर सिटीजन। राइट। अब देखो, Sevottam model is a framework for improving the quality of public service in India. The model was developed by Department of Administrative Reform and Public Grievances in 2006. Right? तो कंपोनेंट्स क्या है सेवोत्तम मॉडल के, कंपोनेंट्स है तीन। पहला है सिटीजन चार्टर, कि डॉक्यूमेंट होगा जो डिक्लेयर करेगा कि सर्विसेज क्या प्रोवाइड करेगी कोई ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा क्या होगा, ग्रीवियंस को रिड्रेसल करना, कि सर्विस नहीं मिली भैया हमको, कैसे नहीं मिली, कौन देने वाला था सर्विस, क्या सर्विस थी, आप आइए हम रिजॉल्व करते हैं। ये होती पब्लिक ग्रीवियंस रिड्रेसल। फिर तीसरा सर्विस डिलीवरी कैपेबिलिटी, कि हम कैपेसिटी इंप्रूव करें। फॉर एग्जांपल स्किल डेवलपमेंट पे काम करें जो लोग सर्विस को प्रोवाइड करने वाले। फॉर एग्जांपल हम जनगणना कर रहे हैं मान लो, और जनगणना होने वाली है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, बट जो जनगणना कर रहा है उसको टैब चलाना ही नहीं आता। ठीक है, जब उसको फोन ही चलाना नहीं आता, ढंग से ऑपरेट ही करना नहीं आता सॉफ्टवेयर, तो वो एरर्स होंगे डेटा में, और एरर्स होंगे तो वो सर्विस में भी रिफ्लेक्ट होंगे, तो स्किल पे भी काम करना पड़ेगा। राइट। क्या करता है सेवोत्तम मॉडल, सर्विस क्वालिटी को इंप्रूव करता है, ऑब्वियसली उसी के लिए ही बनाया है। ठीक है, फिर एम्पावर करता है सिटीजन को। क्यों, कैसे एम्पावर करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उनको। ठीक है, कि उनको इंटाइटलमेंट किस चीज के हैं। राइट। फिर सर्विस डिलीवरी को इंप्रूव करता है। ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग करके ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, उसके बाद क्या करता है कि प्रिंसिपल्स क्या हैं सेवोत्तम मॉडल के, तो प्रिंसिपल्स वही है कि सिटीजन की सेंट्रिसिटी रहेगी, कि सिटीजन सेंटर में रखा जाएगा, लोगों की नीड को ध्यान में रखा जाएगा। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होगा, कि कौन सा ऑफिसर कौन सा ऑफिस ढंग से परफॉर्म कर रहे हैं। और स्टेक होल्डर्स का इन्वॉल्वमेंट, जो बार बार अल्टीमेटली ना तीन चीज याद रख लो, लोगों की सेंट्रिसिटी, परफॉर्मेंस को ढंग से मैनेज करना, और स्टेक होल्डर का इन्वॉल्वमेंट। अगर ये तीन चीज आंसर्स में है तो वो इंक्लूसिव गवर्नेंस कहलाएगी, वो सबको साथ में लेने की क्षमता कहलाएगी। और गवर्नमेंट का तो नारा भी है ना, सबका साथ सबका विकास। ठीक है, अब ये तीन पिलर्स हैं किसके, सिटीजन चार्टर के। कि पहला तो पिलर बोलता है क्या, सिटीजन को एम्पावर करने की बात करता है। दूसरा क्या बोलता है कि रिड्रेस करेंगे हम सेटिस्फेक्शन को। ठीक है, फिर कैपेसिटी इन्हेंसमेंट का काम करेंगे, जो कि क्या है, पहला है चार्टर मार्क, पब्लिक ग्रीवियंस रिड्रेसल, और सर्विस डिलीवरी को कैपेबिलिटी को इंप्रूव करना। वही जो हमने डिस्कस किया था उसको ये डायग्राम के फॉर्म में बता दिया। ये ऑफिशियल डायग्राम था उसमें डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन की वेबसाइट पे, जो मैंने निकाल के यहाँ पे पेस्ट किया है। ठीक है, इसको आप अपने आंसर्स में ना डाल दोगे तो थोड़ा सा इसमें वैल्यू एडिशन हो जाएगा। राइट। तो ये सिटीजन के चार्टर के बारे में अपन ने डिस्कस किया। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और इसके बाद वाले वीडियोस में हम बाकी के एथिक्स के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू एंड गुड बाय।